तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाई सरोज सर में। आज हम लोगों का आधुनिक भारत जो चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री जो चल रहा है उसका आज तीसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग 1 से 25 तक कवर किए थे और दूसरा क्लास में 25 से 50 तक कवर किए थे। अभी हम लोग 25-25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे ताकि लोड ज्यादा ना हो, क्योंकि 25 क्वेश्चन डिस्कशन कराने का मतलब है कि 150 प्रश्न हो जाता है और उसको याद भी करना होता है। तो इसलिए हम ज्यादा प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए क्लास भी चलता है, ऑफलाइन क्लास, तो उसमें भी बच्चे लोगों को होमवर्क रहता है, फिर ऑनलाइन का होमवर्क, तो लोड ज्यादा ना बढ़े इसके लिए हम लोग 25-25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो चलिए, जो नए लोग हैं उसको बता दे कि ये बुक चल रहा है, किरण प्रकाशन का है, ऑल बिहार एग्जाम। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से तो ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा। ये बुक का स्क्रीनशॉट मारिए, अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है। तो निकालिए, बिना देरी के क्लास शुरू कीजिए और 50 के बाद आगे बढ़ जाइए। 50 तक हम पीछे करा दिए हैं। जो लोग अभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, तब ना सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट कीजिएगा तभी हम आपके लिए ढंग अच्छे तरीके से संपूर्ण विषय का तैयारी करवा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं 51 नंबर में। 51 नंबर कह रहा है कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो गांधी जी कौन सा पत्रिका शुरू किए थे? तो वो शुरू किए थे हरिजन। हरिजन भी गांधी जी का पुस्तक है। क्या है? हरिजन। एक कौन सा पुस्तक है? तो एक है आपका यंग इंडिया। कौन इंडिया? यंग इंडिया। तो यंग इंडिया भी किनका है? गांधी जी का है। फिर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होता है। क्या होता है? ट्रूथ। क्या होता है? ट्रूथ होता है। ट्रूथ कैसे लिखे भाई? ट्रूथ होता है ना। इसका हिंदी में लिखिए ना, सत्य के साथ विश्वास। सत्य के साथ विश्वास। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ट्रूथ मतलब होता है सही, ये वाला TRUITH। ये जो ट्रूथ है ना वही होता है, ट्रूथ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सत्य के साथ विश्वास पुस्तक, तो यही हो गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, यंग इंडिया भी उसी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का है, या यंग इंडिया का है, या हरिजन का है। ये सारा पुस्तक गांधी जी का पुस्तक है। तो आपके सवाल में जो ऑप्शन दिया हुआ है, गांधी जी का कौन सा समाचार पत्र? यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल इंडिया, सैनिक। तो यंग इंडिया आपका आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का एक आंसर हो जाएगा। आइए 52 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब जब बात आएगा तो आपको बहुत सारा प्रश्न आपको याद में रखना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन बना था? तो WC बनर्जी बना था। कौन बना था? WC बनर्जी बना था। WC बनर्जी कब बने थे? 1885 में बने थे। कहां पे अधिवेशन चल रहा था, बैठक? तो वो कोलकाता में चल रहा था। सॉरी, WC बनर्जी है ना, तो ये बंबई में। कहां पे? बंबई में। इसमें कितने लोग शामिल हुए थे? तो 72 लोग शामिल हुए थे। कांग्रेस की स्थापना की बात करेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 को। कहेगा उस समय गवर्नर कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ। पहली बैठक 1885 के बंबई में हुआ था और WC बनर्जी अध्यक्षता किए थे।
इसका मतलब हुआ डब्ल्यू.सी. बनर्जी का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गवर्नर लॉर्ड डफरिन। लेकिन बोलेगा कांग्रेस का संस्थापक कौन है? कांग्रेस का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कि एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम थे। तो एओ ह्यूम कांग्रेस का संस्थापक है। कांग्रेस का संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम उसका संस्थापक थे, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर था, एक पक्षी वैज्ञानिक था, और इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ऐसे कांग्रेस के बारे में हम बहुत सारा पीछे वाला वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि महामना के नाम से 53 नंबर सवाल है कि महामना के नाम से कौन जाना जाता है? तो महामना के नाम से कौन जाना जाता है? तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जाना जाता है। क्या? महामना के नाम से कौन? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। किसको? तो मदन मोहन मालवीय को। फिर बोलेगा कि जननायक के नाम से किसे जानते हैं? तो आप कहेंगे कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर को क्या बोलते हैं? जननायक। किसको बोलते हैं? जननायक। फिर बोलेगा कि लोकनायक किसको कहते हैं? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? लोकनायक। फिर बोलेगा कि लोकमान्य किसे कहते हैं? लोकमान्य। तो लोकमान्य बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य बोलते हैं। फिर बोलेगा कि देश रत्न किसे कहते हैं? तो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। किसको? राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। फिर बोलेगा देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु, तो वो है सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास। सीआर दास को क्या बोलते हैं? चित्तरंजन दास। तो जननायक, लोकनायक, लोकमान्य, देश रत्न, देश बंधु, ये सब इसी सब का नाम है, याद रखिएगा आपको। तो महामना मदन मोहन मालवीय को बोलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, और देश बंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। तो आपको इतना याद रखना होगा। फिर सरदार किसे बोलते हैं? सरदार, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 53 के बाद 54 है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो 1922 में स्वराज पार्टी नहीं बना था, 1923 में स्वराज पार्टी बना था। इस प्रश्न में गलती दिया हुआ है, आप लिखिएगा कि स्वराज पार्टी कब बना? स्वराज पार्टी कब बना? तो आप कहेंगे 1923 में बना। इसका अध्यक्ष कौन था? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे सीआर दास था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो कहेंगे सीआर दास। लेकिन बोलेगा सचिव कौन था? तो आप बोलिएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या थे? सचिव थे। तो स्वराज पार्टी कब बना? 1923 में बना। इसका अध्यक्ष कौन था? सीआर दास, चित्तरंजन दास। लेकिन सचिव कौन था? तो वो था मोतीलाल नेहरू। तो आपको स्वराज पार्टी के बारे में इतना ध्यान में रखना है। तो क्या बोला है कि 54 नंबर पे कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, हाँ मोतीलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था, संस्थापक था। चलिए आगे है कि 55 नंबर में किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान नाम देने वाले कोई और नहीं थे, वो थे चौधरी चरण सिंह। पाकिस्तान नाम कौन दिया था? तो पाकिस्तान नाम देने वाले चौधरी चरण सिंह थे। पाकिस्तान जो नाम दिया था वो कौन था? चौधरी चरण सिंह। चौधरी रहमत अली, सॉरी चौधरी रहमत अली। कौन? चौधरी
रहमत अली थे। तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे। और पाकिस्तान का राजधानी क्या है? तो पाकिस्तान का राजधानी होता है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या कि पाकिस्तान भारत के बीच में कई गो युद्ध हुआ है? तो आप कहेंगे 3 गो। पहली बार कब? तो 1965 में पहली बार युद्ध हुआ था। कहिएगा दूसरी बार कब? तो 1971 में युद्ध हुआ था। कहिएगा तीसरी बार कब? तो 1999 में कारगिल की लड़ाई हुआ था। तो पाकिस्तान से हम लोगों का 3 बार युद्ध हो चुका है। एक बार 1965 में, एक बार 1971 में और एक बार 1999 में। पाकिस्तान के बारे में और जानिए कि पाकिस्तान से भारत का 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाता है। कई गो राज्य? तो 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कहिएगा 3 गो राज्य कौन कौन? तो एक लगता है गुजरात, एक कौन लगेगा? गुजरात। एक कौन लगेगा? तो राजस्थान। एक लगेगा गुजरात और एक लगेगा राजस्थान। और एक कौन लगेगा? तो कहिएगा पंजाब। एक कौन लगेगा? तो पंजाब। तो पाकिस्तान से भारत का 3 गो राज्य सीमा बनाता है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और एक पंजाब। कहिएगा कि 2 गो केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। एक का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरा का क्या नाम है? तो लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। तो यह भी याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 गो राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद अभी पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे श्रीनगर। क्या बोलेंगे? श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लेह। लेह। और लेह के बारे में एक और प्रश्न जानिएगा कि पूरे भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह में होता है। लिखिएगा पूरे भारत में सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो यही होता है लेह में। कहाँ होता है? लेह में होता है। तो याद रखना है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होगा? तो लेह में। लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिन राम में होता है। मेघालय के मासिन राम में। अब कोई बोलेगा कि जम्मू कश्मीर का अभी मुख्यमंत्री कौन है? जम्मू कश्मीर का अभी सीएम कौन है? तो आप कहिएगा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला कौन है? अब्दुल्ला है। तो उमर अब्दुल्ला अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का सीएम है, मुख्यमंत्री है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कई गो सीट है? तो 90 गो सीट होता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का 90 सीट है। तो आपको इतना याद रखना है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था? तो चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान की राजधानी कौन है? तो आप कहेंगे इस्लामाबाद है। पाकिस्तान से 3 बार भारत का युद्ध हो चुका है। एक बार 1965 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1999 का कारगिल का युद्ध हुआ था। 3 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। गुजरात, राजस्थान और एक पंजाब। और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 2 गो केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम कै नंबर? तो अगला प्रश्न लेते हैं 56 नंबर। कौन नंबर? 56 नंबर लेते हैं अगला प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न को आप पढ़िएगा। 56 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 56 नंबर कह रहा है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है। किसकी बात? राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय आपात है ये पॉलिटी में कौन से अनुच्छेद में है? तो कहेंगे 352 अनुच्छेद में है। कितने अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रीय आपात कई बार लग चुका है?
तो आप कहेंगे 3 बार लग चुका है। कै बार? 3 बार। कहिएगा पहली बार कब? तो 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। चीन और भारत के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। फिर कहेंगे कि दूसरी बार कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, दूसरा वाला। भारत और, अब ये पढ़े हैं, भारत और पाकिस्तान, तो इसके बीच हुआ था। कहेगा तीसरी बार कब? तो 1975 में राष्ट्रीय आपात लगा था, आंतरिक अशांति की वजह से। आंतरिक अशांति फैल गया था अपने देश में, तो इसके लिए हम लोग ये वाला राष्ट्रीय आपात लगा दिए थे। तो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार? इंदिरा गांधी पीएम था देश का। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पीएम थे। तो यही पूछा है कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया? तो इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी ही थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जनजाति मुंडा कहाँ रहता है? तो जनजाति मुंडा के बारे में तो पढ़वे किए होंगे कि मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। छोटा नागपुर के पठार में हुआ था मुंडा विद्रोह। लिखिएगा मुंडा विद्रोह। थोड़ा सा मुंडा विद्रोह के बारे में जानते हैं। मुंडा विद्रोह, कौन विद्रोह? मुंडा, कौन विद्रोह? मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। कौन किए थे? तो बिरसा मुंडा किए थे। यह आंदोलन कौन किया था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन किए थे। मुंडा विद्रोह कौन किया था? बिरसा मुंडा। कब? 1899 में। कहां पर? तो छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार में ये वाला आंदोलन हुआ था। इसीलिए बिरसा मुंडा को झारखंड में इसे धरती आबा के नाम से जानते हैं। कौन आबा? धरती आबा के नाम से जानते हैं। किसको? बिरसा मुंडा को। तो बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। धरती आबा का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत। धरती आबा का मतलब क्या होगा? कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत। तो ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत को क्या बोलते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा किए थे, छोटा नागपुर पठार में किए थे, 1899 में किए थे। तो ये भी आपको याद रखिएगा। और मुंडा विद्रोह क्या है? एक जनजाति आंदोलन है। कौन आंदोलन? तो जनजाति आंदोलन। कौन आंदोलन? जनजाति आंदोलन। अब बताइए जनजाति यानी कि जनजाति शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया था? तो ठक्कर बापा। ठक्कर बापा किए थे। जनजाति शब्द का प्रयोग, जनजाति शब्द का प्रयोग, तो जनजाति शब्द का प्रयोग करने वाला पहली बार कौन था? तो ठक्कर बापा थे। कौन बापा? ठक्कर बापा। तो जनजाति शब्द का प्रयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? ठक्कर बापा था। जनजाति यानी जनजाति का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। कहा? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? जनजाति। तो जनजाति शब्द का प्रयोग करने वाले पहला आदमी कौन था? ठक्कर बापा। कौन बापा? ठक्कर बापा। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 में। कौन किए? तो बिरसा मुंडा किए। कौन किए? बिरसा मुंडा किए। कहां पे यह आंदोलन हुआ था? तो छोटा नागपुर पठार में हुआ था, झारखंड में। बिरसा मुंडा को किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। कि कौन? धरती आबा। और धरती आबा का मतलब क्या हुआ? ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत। यानी अगर आप बिरसा मुंडा को कोई चीज बताएं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बात ईश्वर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम कौन लिखा है?
बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको मालूम है कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम लिखा है, तो ये वंदे मातरम कौन से विद्रोह में चर्चा किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह में। वंदे मातरम शब्द का प्रयोग कौन से विद्रोह में? तो सन्यासी विद्रोह में। फिर पूछेगा कि वंदे मातरम का उल्लेख कौन से पुस्तक में है? तो आनंद मठ। वंदे मातरम का जो उल्लेख है वो कौन से पुस्तक में है? तो आप बोलेंगे आनंद मठ में है। फिर बोलेगा कौन से परिषद में? तो कहेंगे मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में। वंदे मातरम का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है। चलिए 59 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो पता है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी 1924 के बेलगाम अधिवेशन में किए थे। गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष एक के बार बदली किया। गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्ष एक बार बने थे। कब? 1924 में। कहां पर? तो बेलगांव। अब बेलगांव कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में। और गांधी जी कितनी बार? तो एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना हुआ है। तो यही आपसे पूछा है। बाकी कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। संस्थापक ये थे, ये सब बता दिए हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की बात आया है। तो आजाद हिंद फौज की बात आया है, तो याद रखिएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किया था? तो आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस थे। ये 1942 में स्थापना किए थे। आजाद हिंद फौज कहेगा तो रास बिहारी बोस, लेकिन बोल देगा कि आजाद हिंद सरकार। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना कौन किया था? तब बोलिएगा सुभाष चंद्र बोस। सरकार लगाएगा तब सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज कहेगा तो रास बिहारी बोस। कब? 1942 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आपसे परीक्षा पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की अवधारणा पहली बार कौन लाए थे? तो वो लाए थे कौन? कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का अवधारणा मतलब वो अवधारणा का मतलब क्या हुआ? कॉन्सेप्ट। अवधारणा यानी सबसे पहले विचार लाने वाला, अवधारणा लाने वाला, सोचने वाला। तो अवधारणा लाने वाला कौन थे? तो उसका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। तो कैप्टन मोहन सिंह के विचार पर ही आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। और उसके बाद कौन कर दिए थे? तो रास बिहारी बोस। लेकिन आजाद हिंद फौज का अवधारणा लाने वाला, सोचने वाला, विचार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना कर किसने दिया? तो रास बिहारी बोस। लेकिन आजाद हिंद सरकार की बात करेगा तो सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। कौन बोला? सुभाष चंद्र बोस। फिर सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या है? जय हिंद का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस दिया था। तो ये याद रखिएगा। फिर यही सुभाष चंद्र बोस है जो गांधी जी को राजनीति कहा था, राष्ट्रपिता कहे थे। क्या कहे थे? राष्ट्रपिता कहने वाले कौन? सुभाष चंद्र बोस थे। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है 61 नंबर। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र की बात आया है। तो भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र की बात जब आएगा
तो लिखिए भारत में भारत की लिखो, भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र। तो भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो उसका नाम था द बिहार हेराल्ड। तो याद रखना कि द बिहार हेराल्ड नाम का जो पुस्तक था, सॉरी पत्रिका था, कि भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है। जो अंग्रेजी में समाचार पत्र नहीं समझते, पेपर, जैसे हिंदुस्तान है, दैनिक है, प्रभात है, आज के टाइम में आता है ना। तो भारत में पहली बार अंग्रेजी समाचार पत्र कौन आया था? तो द बिहार हेराल्ड था। और लाने वाले कौन थे? जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की थे। कौन थे? जेम्स हिक्की। लिखो जेम्स हिक्की थे। तो याद रखना जेम्स हिक्की के बारे में। द बिहार हेराल्ड लिख दिए हैं। भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड नहीं होगा, उसका नाम है क्या चीज? द बंगाल गजट। द बिहार हेराल्ड नहीं है, द बंगाल गजट है। तो भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र द बंगाल गजट है। लिखिएगा भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? द बंगाल गजट। कौन है? द बंगाल गजट है। तो भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है? तो द बंगाल गजट। और लिखने वाला कौन था? तो वो था जेम्स हिक्की। इसको कौन लिखा था? तो जेम्स हिक्की था। इसके जो संपादक थे वो कौन थे? जेम्स हिक्की। ये पहली बार कहां से प्रकाशित हुआ था? प्रकाशित का मतलब होता है कहां से छपा था। तो ये प्रकाशित हुआ था कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। तो भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र कौन होगा? तो द बंगाल गजट। इसको संपादक कौन है? तो वो होगा जेम्स हिक्की। संपादक कौन? जेम्स हिक्की। लेकिन प्रकाशित कहां से हुआ, रिलीज कहां से हुआ? तो कहिएगा कोलकाता से हुआ। कहां से? कोलकाता से हुआ। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपसे कभी भविष्य में पूछेगा कि भारत की पहली हिंदी समाचार पत्र कौन थी, बताइए। भारत की पहली हिंदी समाचार पत्र लिखिएगा, भारत की पहली हिंदी समाचार पत्र। तो अंग्रेजी समाचार पत्र तो समझ गए, द बंगाल गजट। लेकिन हिंदी समाचार पत्र का नाम जानते हैं? हिंदी समाचार पत्र का जो नाम होगा उसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। क्या होगा? ऐसे मार्तंड क्या होगा? उदंत उदंत अम्मा मार्तंड। क्या बोलेंगे? मार्तंड। तो उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड, उदंत है, दंत लगा दो। अब मार्तंड है, क्या है? मार्तंड। तो उदंत मार्तंड ये हिंदी में समाचार पत्र था। और अंग्रेजी वाला द बंगाल गजट है। और द बंगाल गजट को कौन लिखा था? जेम्स हिक्की। लेकिन उदंत मार्तंड को कौन लिखा था, बताओ? उदंत मार्तंड को लिखा था पंडित जुगल किशोर प्रसाद। पंडित जुगल किशोर प्रसाद। तो पंडित जुगल किशोर प्रसाद किए थे। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली अंग्रेजी समाचार पत्र द बंगाल गजट। लेकिन भारत की पहली
हिंदी समाचार पत्र कौन है? तो उदंत मार्तंड थे, जिसका संपादक कौन है? तो पंडित जुगल किशोर प्रसाद। पंडित जुगल किशोर प्रसाद। ये जो पत्रिका छपा गया था ना, वो 1826 में छपा था। कब? हिंदी जो समाचार पत्र है वो 1826 में छपा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1826 में हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड है, याद रखना है। अंग्रेजी में कौन? तो द बंगाल गजट। जेम्स हिक्की था इसके संपादक। चलिए आगे है कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भारत आने वाला पहला यूरोपियन आपको पता है? भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सबसे पहले कौन आया था बताइए? तो सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया 1 नंबर। 2 में कौन आया? डच आया। 3 में ब्रिटिश आया। कौन आया? ब्रिटिश। अंग्रेज। 4 में डेनिश आया। कौन आया? डेनिश। और 5 में फ्रांसीसी आया। कौन आया? फ्रांसीसी। और 6 में स्वीडिश आया। कौन आया? स्वीडिश। तो ये भी ध्यान में रखना है। पुर्तगाली कब आया? 1498 में। डच कब आया? 1602 में आया। 1595 में आया। कब? 1595। ब्रिटिश कब आया? 1600 में आया। डेनिश कब आया? 1616 में आया। फ्रांसीसी कब आया? 1664 में आया। तो इतना जरूर याद रखिएगा। स्वीडिश के बारे में उतना पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद रखो कि आया था। ठीक है। तो पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, ब्रिटिश 1600 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में आया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाया? तो 1503 में। ये क्या है? फैक्ट्री का क्रम। लेकिन डच कब लगाया? तो 1602 में। ब्रिटिश कब लगाया? तो 1608 में। डेनिश कब लगाया? तो 1620 में। और फ्रांसीसी कब लगाया? तो 1668 में लगाया। तो ये भी ध्यान में रखना है कि फैक्ट्री कब लगाया। फैक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित कौन किया? आपको मालूम है सती प्रथा के बारे में कि सती प्रथा को अंत करने वाले कौन थे? तो सती प्रथा को जो अंत किए थे वो विलियम बेंटिक किए थे। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत कौन किया था? तो विलियम बेंटिक। कौन? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। लेकिन किसकी मदद से अंत हुआ था? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन समाज की स्थापना किया? तो ब्रह्म समाज। कौन समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अब ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। लेकिन आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए थे? आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय किए थे। आत्मीय सभा की स्थापना भी कौन? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया? राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि था वो देने वाले कौन थे? तो वो थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय थे। राजा राम मोहन राय को अकबर की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हो गया था? तो मृत्यु हुआ था कहाँ? ब्रिस्टल में। कहाँ पर? ब्रिस्टल। अब ब्रिस्टल कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। तो याद रखिएगा ब्रिस्टल कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड में पड़ेगा। तो राजा राम मोहन राय के बारे में कितना बार जान गए कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए, आत्मीय सभा की स्थापना किए,
राजा की उपाधि कौन दिया? तो अकबर द्वितीय दिया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल। अब ब्रिस्टल कहाँ है? इंग्लैंड में है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में हुआ। कौन किया था? तो विलियम बेंटिक किया था। विलियम बेंटिक कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो 1857 में पहली बार विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोला गया था। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में पहली बार विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो आप कहेंगे कलकत्ता में खोला गया। कहाँ खोला गया? कलकत्ता में खोला गया। अगला प्रश्न देखो। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था, है ना। और कानपुर से नाना साहब किए थे। अवध से बेगम हजरत महल किए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल किए थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई किए थे। उसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर किए थे, लेकिन उसका सैन्य नेतृत्व बख्त खां था। बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, जो जगदीशपुर आरा से किए थे। पटना से पीर अली किए थे, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला किए थे। फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमदुल्ला। लेकिन फतेहपुर से कौन? तो अजीमुल्ला। फतेहपुर से कौन किए थे? तो अजीमुल्ला किए थे। याद रखना इतना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? देखिए, जैसे अपने यहाँ संसद होता है, जैसे अपने यहाँ संसद होता है, उसी प्रकार वहां भी संसद होता है ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन कहे तो इंग्लैंड, तो यहाँ पर भी होता है लोकसभा राज्यसभा। तो भारत में लोकसभा को लोकसभा कहते हैं और राज्यसभा को राज्यसभा कहते हैं। लेकिन ब्रिटेन में इसे बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, इसको बोलते हैं HOC, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जैसे अपने यहाँ राज्यसभा होता है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। कौन सदन? उच्च सदन। और लोकसभा अपने यहाँ क्या होता है? निम्न सदन। कौन सदन? निम्न सदन। तो वह ब्रिटेन में लोकसभा को लोकसभा नहीं कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। लेकिन राज्यसभा को राज्यसभा नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी HOL कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। तो इसी का मेंबर बने थे कौन? दादा भाई नौरोजी, हाउस ऑफ कॉमन्स का। दादा भाई नौरोजी बने थे इसका पहला भारत का आदमी। पहला बार ब्रिटेन संसद में सदस्य बनने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है। क्या जानना है? कि कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष। देखिए, इसको मिटाएंगे हम और दादा भाई नौरोजी के बारे में हम कुछ बात लिखेंगे। तो पहले आप इतना उतार लीजिए कि जैसे अपने यहाँ संसद होता है, वैसे ब्रिटेन में भी संसद होता है। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है? लोकसभा को बोलते निम्न सदन, एक होता है राज्यसभा, इसको बोलते उच्च सदन। लेकिन उसके यहाँ लोकसभा को लोकसभा नहीं कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। वहां का निम्न सदन यही है और वहां का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको थोड़ा सा और डिटेल बताते हैं। आप लोग दादा भाई नौरोजी हेडिंग बनाइए, दादा भाई नौरोजी हेडिंग बनाइए और दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लिखिए कुछ बात। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में पहला पॉइंट लिखना है कि ये कांग्रेस का
कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला पारसी अध्यक्ष है। कौन अध्यक्ष? पारसी। तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला पारसी अध्यक्ष कौन? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे हम वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बने थे। कई बार? कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार? 3 बार। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष कई बार? 3 बार। कहिएगा कब कब? तो पहली बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन। फिर कहिएगा दूसरी बार कब? तो 1893 लाहौर अधिवेशन। कौन? लाहौर। कहिएगा सर तीसरी बार कब? तो 1906, ये भी कोलकाता में। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886 में, 1893 में, 1906 में। 1886 में बने थे तो कलकत्ता था अधिवेशन। 1893 में बने थे तो लाहौर में अधिवेशन था और 1906 में बने थे तो कलकत्ता में था। तो कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता करने वाले कौन थे? कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष यही बने थे। और लिखिएगा इनका एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लिखिएगा पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो याद रखिएगा कि पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड लिखेगा ऑफ नहीं, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश, लिखेगा पॉवर्टी मतलब दरिद्रता, गरीबी। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यही ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय बताया था। भारत की राष्ट्रीय आय बताने वाला, भारत की राष्ट्रीय आय बताने वाला कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो ये इतना बात आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जरूर जानिएगा। लिखिएगा आगे, दादा भाई नौरोजी के बारे में इतना जरूर जानिएगा। राष्ट्रीय क्या होता है? नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम कैसे निकलता है? नेशनल इनकम निकालने के लिए जितना भारत की कमाई है उसको ऊपर लिखो, आप भारत में जितना आबादी है उससे भाग कर दो, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। जैसे भारत जितना पैसा कमाता है उसको भारत की कुल जनसंख्या से भाग लगाइएगा, जो आएगा वो नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है, पर व्यक्ति इनकम होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? आगे देखिएगा कि निम्न को कालक्रम में सजाना है। तो गांधी जी भारत कब लौटे थे? आपका सवाल नंबर कितना बता रहे हैं? और 66 नंबर। 66 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़िए। 66 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़ना है। बोला है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आया? भारत कब आया? तो आप बोलेंगे 9 जनवरी 1915 को आया। गांधी जी
साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो कहिएगा 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए थे। चलिए आगे लिखेंगे, डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। सेकेंड है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता आपको पता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। फिर अगला प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ बोला है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, 4 साल। फिर अगला ऑप्शन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह। तो आपको मालूम है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। तो आप देख लीजिए कि पहले कौन घटना घटित हुआ है। तो सबसे पहले गांधी जी आएंगे, फिर उसके बाद लखनऊ समझौता होगा, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होगा, और फिर सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा, फिर गांधी जी आएंगे, फिर लखनऊ होगा, और फिर चंपारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 67 नंबर, निम्नलिखित आंदोलन में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को अपनाया गया था? तो आपको बोले थे ना कि वंदे मातरम पहली बार 1905 के बंगाल विभाजन के समय में अपनाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार कब अपनाया गया? वंदे मातरम के बारे में लिखिएगा। वंदे मातरम को पहली बार कब अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम को अपनाया गया था। वंदे मातरम किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ में। कौन पुस्तक में? आनंद मठ में। रचयिता कौन? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है। ये कौन से उपनिषद में है? ये कौन से उपनिषद में इसका उल्लेख है बताइए? तो आप कहिएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख है। वंदे मातरम का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ में है। वंदे मातरम को किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वंदे मातरम किस उपनिषद में है? तो बोलिएगा मुंडकोपनिषद। कौन निषद? मुंडकोपनिषद। कौन? मुंडकोपनिषद। फिर लिखिएगा कि वंदे मातरम पहली बार कहां कब गाया गया? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो वो गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1896 के कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, और इसका अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन? रहीमतुल्लाह सयानी किए थे अध्यक्षता। तो याद रखिएगा कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी उस समय अध्यक्ष थे, तो उसी समय ये गाया गया था। तो वंदे मातरम के बारे में आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बंगाल विभाजन के बारे में बताएंगे, आएगा क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत क्यों आया था? तो भारत के बहुत उपमहाद्वीपीय के छोटे छोटे विरोधी राज्य में बांटने के लिए। तो 68 नंबर का पहला आंसर हो जाएगा। 69 नंबर है कि 1931 में कराची अधिवेशन जब हुआ तो मौलिक अधिकार पर मसौदा किसने तैयार किया था? तो वो किए थे पंडित राजेंद्र प्रसाद किए थे। कब कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद किए थे। 1931 के कराची अधिवेशन था। 1931 में कहां पे? तो कराची में। कौन किए थे? तो ये किए थे 1931 में। कौन? तो कहिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
लेकिन बोलेगा कि मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो कौन पेश किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आपका यही आंसर हो जाएगा सर, राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार वाला बात पूछा है। 70 नंबर, किसे भारतीय क्रांति की मां कहते हैं? तो भारतीय क्रांति की मां मैडम बीकाजी कामा को कहते हैं। भारतीय क्रांति की मां किसे कहते हैं? मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा को कहते हैं भारतीय क्रांति की जनक। देखिए, भारतीय क्रांति की मां किसे कहेंगे? तो मैडम बीकाजी कामा को कहेंगे। देखिएगा, भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की मां किसे कहेंगे? तो मैडम बीकाजी कामा। मैडम भीकाजी, भीकाजी होता है भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, यही मैडम भीकाजी कामा है जो पहली बार मैडम बीकाजी कामा जो थे, ये पहली बार तिरंगा को फहराया था। पहली बार तिरंगा को फहराने वाला कौन था? तिरंगा को फहराने वाला कौन था बताइए? तो वही था मैडम बीकाजी कामा। और ये दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव था। दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव थे यही। दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव कौन थे? मैडम बीकाजी कामा थे। दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव माने देखभाल करने वाला। तो दादा भाई नौरोजी का निजी सचिव कौन था? मैडम बीकाजी कामा। पहली बार तिरंगा कौन फहराया? तो मैडम बीकाजी कामा। और कहां फहराया? तो जर्मनी में। कहां पे? जर्मनी में फहराया था तिरंगा। ये मैडम बीकाजी कामा पहली बार तिरंगा जर्मनी में फहराया था। जर्मनी के कौन शहर में? तो जर्मनी के एस्टुआर्ट शहर में। जर्मनी के एस्टुआर्ट शहर में। कौन शहर में? एस्टुआर्ट शहर में। एस्टुआर्ट शहर में। अब बात कब की है? तो 1907 की बात है। 1907 में। तो भारतीय क्रांति की मां किसे कहते हैं? मैडम बीकाजी कामा को कहते हैं। इन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था जो कहां पे? जर्मनी के एस्टुआर्ट शहर में। एस्टुआर्ट शहर में 1907 में। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव यही थे, मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा थे। चलिए अगला प्रश्न 71। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत के संविधान का जो विचार थे वो एम.एन. राय ने दिए थे। भारत के संविधान का जो विचार थे वो देने वाले कौन थे? एम.एन. राय। लेकिन संवैधानिक सलाहकार कहेगा तो वो हो जाएगा बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार कहेगा तो बी.एन. राव, लेकिन पहली बार विचार कहेगा तो बोलिएगा एम.एन. राय। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऐसे जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे। कब? 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष कै बार? 3 बार। कहिएगा कब कब? तो पहली बार 1929 लाहौर। कहिएगा दूसरी बार तो 1936। 36 में कहा? तो लखनऊ। कहिएगा तीसरी बार तो 1937, वो था फैजपुर। कौन था? फैजपुर। यही फैजपुर था जो एकमात्र गांव में हुआ था। एकमात्र गांव में हुआ था ये वाला अधिवेशन। तो 1929 में लाहौर, 1936 में लखनऊ और 1937 में फैजपुर जो एकमात्र गांव में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्षता किए हुए हैं। दादा भाई नौरोजी भी 3 बार और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार। आगे का सवाल है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
73 नंबर सवाल का पूछा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। पूरे भारत में पहली बार मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पूरे भारत में पहला महिला मुख्यमंत्री बनने वाली कौन, यूपी का था सुचेता कृपलानी, जो कि पूरे भारत की पहली महिला है ना। अगर आपसे बोलेगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी बताइए, तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू। कौन बोलेंगे, सरोजिनी नायडू थे। तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। यही सरोजिनी नायडू बोली थी राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। क्या बोले थे सरोजिनी नायडू, क्या बोले थे कि राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल वो सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है, तोते के समान है। तो राज्यपाल जो होता है सोने के पिंजरे में बंद तोते के समान है। यही सरोजिनी नायडू बोले थे। यही सरोजिनी नायडू है जो भारत की पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, सरोजिनी नायडू। तो ये भी ध्यान में रखना है। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए अगला कि किसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कौन जाना जाता है, तो लक्ष्मीबाई जाना जाता है झांसी की रानी से। तो चलिए 75 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हम लोग 25-25 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप रोज का वीडियो रोज देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जब मेरा 100 सवाल कंप्लीट होगा तो हम 100 प्रश्न का टेस्ट लेने वाले हैं। कितना प्रश्न, 100 प्रश्न का हम टेस्ट लेंगे और पूरे के पूरे सवाल डिस्कशन से हम लोग देने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि अधिक से अधिक मार्क्स लेके आए और आपका रिजल्ट हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक आप देखिए अभी गर्मी है, इस गर्मी में पंखा बंद करके गर्मी में आपको पढ़ाना है। तो आपके लिए अगर मेहनत हम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में भी वीडियो बना रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है, आपका एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा, तभी हमारा आशीर्वाद आपको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब देखिए जब आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कुछ मेहनत कीजिए। तो आप भी मेहनत कीजिए, आगे थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जब तक के लिए धन्यवाद।